दोस्तों वैसे इंडिया तो अपने बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी, कुश्ती, हॉकी एवं क्रिकेट जैसे कई खेलों के लिए जाना जाता है। लेकिन जब फुटबॉल की बात होती है तो हम भारतीय अपने खुद के इतिहास को भूल जाते हैं। दोस्तों आप खुद ही बताइए, संदीप पाटिल, मोहिंदर अमरनाथ, रवि शास्त्री और अजीत अगरकर जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम तो बखूबी याद होंगे, मगर उसी दशक के फुटबॉल प्लेयर्स का नाम शायद ही आपको पता हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय फुटबॉल के उस स्वर्णिम दौर से रूबरू कराऊंगा जब फुटबॉल भारत में क्रिकेट से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। आप देख रहे हैं स्टोरी बताओ। दोस्तों वैसे भारत में फुटबॉल तो 1880 और 90 के दशक से शुरू हो चुका था। उन दिनों ये सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मीज में ही खेला जाता था। यहाँ तक कि विश्व का तीसरा और एशिया का पहला ओल्डेस्ट कंपटीशन डूरंड कप का शुरुआत भी इंडिया में ही हुआ था। भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर 1924 में किया और फिर 1930 से 1948 तक बिना जूतों के खेलने वाली इंडिया की छोटी सी टीम 1950 आते आते एशिया की बेस्ट फुटबॉल टीम बन गई, जिसने 1951 के एशियन गेम्स में भारत को 3-0 से जीत दिलाकर गोल्ड मेडल का हकदार बनाया। 1952 में श्रीलंका का क्वाड्रेंगुलर कप और 1953, 1954 और 1955 में शानदार जीत का लोहा मनवाया। उस वक्त टीम के कोच थे सैयद अब्दुल रहीम। दोस्तों मुझे मालूम है बहुत कम ही लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। उन दिनों भारतीय फुटबॉल का सुनहरा समय चल रहा था। 1956 के ओलंपिक में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। यह 1951 के बाद दूसरी बार था जब भारत ने फुटबॉल की दुनिया में इतिहास रचा था। 17 अगस्त 1909 को हैदराबाद में जन्मे अब्दुल रहीम ने बहुत ही कम उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 11 साल की उम्र से फुटबॉल में गजब की महारत हासिल कर ली थी। रहीम केवल एकेडमिक्स में ही अच्छे नहीं थे, बल्कि स्कूल में होने वाले तरह तरह के खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। लगभग साल 1920 के दौरान हैदराबाद में फुटबॉल का कल्चर आया, जिसके बाद रहीम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम की तरफ से खेलना शुरू किए। हालांकि उन्होंने स्कूल शिक्षक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन वो कभी भी फुटबॉल से दूर ना हो पाए। वर्ष 1920 से 1940 के दशक तक अब्दुल रहीम को हैदराबाद के सर्वोत्तम खिलाड़ी के श्रेणी में गिना गया। 1939 में जब हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन अस्तित्व में आया, उसके 3 वर्ष बाद यानी 1942 में रहीम हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में नियुक्त हुए। अब्दुल रहीम एक गजब के प्रतिभाशाली कोच थे। वो नए खिलाड़ियों के प्रतिभा को ढूंढकर उसे अपने अनुशासन, अभ्यास और रणनीति से फुटबॉल के मैदान का योद्धा बनाने की काबिलियत रखते थे। उनके मोटिवेशनल स्पीचेस तो ऐसे थे कि आम प्लेयर्स के रगों में जोश भर दे। दोस्तों पहले हैदराबाद में फुटबॉल अपनी पुरानी टेक्निक से खेला जाता था, जिसमें खिलाड़ी फुटबॉल गेंद को ड्रिबलिंग करने वाली एक ओल्ड ब्रिटिश टेक्निक से खेलते। लेकिन जब रहीम वर्ष 1943 में हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच बने, तब उन्होंने फुटबॉल गेंद को अधिक से अधिक पास करने की टेक्निक पर जोर दिया और साथ ही साथ दोनों पैरों से एक समान खेलने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। खिलाड़ियों के प्रतिबिंब, गति, सहन शक्ति, कौशल और तकनीकों को तेज करने के लिए वो कस्टमाइज्ड फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजित किया करते थे। कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने हैदराबाद टीम को एक डोमिनेटिंग लोकल टीम में बदल दिया। हैदराबाद की टीम ने बेंगलोर और बंगाल जैसे बड़ी टीमों को हराकर ऐश गोल्ड कप हासिल किया। धीरे धीरे कुछ ही सालों में हैदराबाद सिटी पुलिस टीम देश की सबसे बड़ी टीम बनकर सामने आई। फिर क्या था, इसके बाद जब उनकी टीम नेशनल लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन करने लगी तो उन्हें 1950 में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया। उस दौर में भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर फुटबॉल खेला करते थे। ये रहीम ही थे जिन्होंने इंडियन टीम को जूते पहनकर फुटबॉल खेलना सिखाया और भारत को दुनिया की मजबूत टीमों में खड़ा कर दिया।
नए भारतीय कोच के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने 1948 के ओलंपिक टीम में कई फेरबदल किए। वो नॉन परफॉर्मिंग स्टार प्लेयर्स को हटाने और नए प्लेयर्स को मौका देने में कभी पीछे नहीं हटे। भारतीय कोच के रूप में उनका पहला टूर्नामेंट तब हुआ जब भारत ने वर्ष 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी की। उनकी टीम से बहुत उम्मीदें की जा रही थी, जिसका टीम ने मुंहतोड़ जवाब अपने खेल से दिया। जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में भारत ने अपने से कहीं अच्छे ईरान के फुटबॉल टीम को 1-0 से फाइनल में पछाड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया। 1952 का वक्त आया। भारतीय फुटबॉल टीम ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए फिनलैंड पहुंची, जहां सैयद अब्दुल रहीम और उनकी टीम बुरे वक्त से गुजरे। उन्हें युगोस्लाविया से 10-1 के भारी हार का सामना करना पड़ा। उस समय भारत का खराब प्रदर्शन मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उस समय भी कई भारतीय खिलाड़ी जूतों के बिना ही खेल रहे थे। दोस्तों, बिना जूतों के गर्म देश जैसे कि भारत में खेलना तो ठीक था, लेकिन फिनलैंड जैसे ठंडे देश में बिना जूतों के फुटबॉल खेलना कितना दर्दनाक रहा होगा, आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। जब भारत ओलंपिक से वापस आया तब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घोषणा किया कि खिलाड़ियों को भारत के लिए खेलते समय जूते पहनना अनिवार्य होगा। ओलंपिक में हार के बाद उन्होंने हंगरी के आक्रामक प्रदर्शन से प्रेरणा ली और स्टेट की टीम को डब्लू फॉर्मेशन में बदलकर प्रत्येक खिलाड़ी को बताए गए नए पोजीशन से खेलने को कहा। प्रारंभ में इस गठन की खूब आलोचना की गई। बाद में यह तब सही साबित हुआ जब 1952 में भारत ने अपने कट्टर प्रतियोगी पाकिस्तान को हराया। 1954 में फिर से फिलीपींस में एशियन गेम्स हुआ, मगर इंडिया उसमें बाहर हो गई। उस वक्त रहीम ही थे जो भारतीय खिलाड़ियों के हारे हुए मन को फिर से अगले खेल में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। असर ये हुआ कि 1956 के ओलंपिक में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशिया की पहली टीम बनी जो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची। 1962 के एशियन गेम्स जकार्ता में शुरू हो चुके थे। भारत का 1962 का गोल्ड मेडल का सफर भी कोई कम चुनौतियों से भरा नहीं रहा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारणों की वजह से इंडोनेशिया और भारत के संबंध खराब हो गए। मामला ये हो गया कि कई सारे दूसरे गेम्स के भारतीय खिलाड़ियों को खेल छोड़कर जबरन भारत वापस आना पड़ा, लेकिन फुटबॉल के खिलाड़ी उसी हालत में डटे रहे। माहौल बहुत गंभीर हो चुका था। खिलाड़ियों को राष्ट्रगान भी गाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। बसों में खिलाड़ी नीचे छुपकर मैदान पहुंचते। ऐसे माहौल में रहीम साहब ने खिलाड़ियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा और उनका मनोबल टूटने नहीं दिया। जिस समय 1962 में एशियन गेम्स खेले जा रहे थे, तब भारतीय टीम के कोच रहीम साहब कैंसर से जूझ रहे थे। धूम्रपान करने के कारण उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। भारतीय टीम का फाइनल मैच साउथ कोरिया की टीम से होना था। यह टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी और लगातार मैच होने के कारण भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी घायल और गोलकीपर बीमार पड़ चुके थे। भारतीय खिलाड़ियों के आंखों में जीत की उम्मीद धूमिल होती दिख रही थी। तब उस शाम रहीम साहब ने टीम को जकार्ता की गलियों में ले जाते हुए उन्हें देश और तिरंगे का स्मरण कराया और उनसे बोला, कल आप लोगों से मुझे एक अंतिम तोहफा चाहिए। कल आप सोना जीत लो। यह बात मानो खिलाड़ियों के रगों में जोश भर दिया। आंखें उनकी तेज की भांति चमक रही थी। रहीम साहब थे ही कुछ ऐसे। कोचिंग के साथ साथ टीम को सही राह दिखाना उन्हें भली भांति आता था। ये उनका जुझारूपन ही था कि तीनों घायल खिलाड़ी भी अपने जख्मों पर पट्टी बांधकर फाइनल खेलने मैदान में उतरे और कोरिया के साथ हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक मैच जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने जी जान लगा दी और 2-1 से साउथ कोरिया को हराते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। आखिरकार भारतीय टीम सोना जीतकर भारत लौटी। उसके कुछ महीने बाद करीबन 53 साल की उम्र में रहीम साहब को कोच का पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि रहीम की सेहत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी।
बीच रात में वो बुरी तरह से खांसा करते। कैंसर मानो भारतीय फुटबॉल के महानायक को लील ही चुका था। रहीम ने एक इंटरव्यू में ये सुझाव दिया कि भारत को अपनी रणनीति में बदलाव लाने के साथ साथ अलग अलग टीम के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और नई नई टेक्निक्स को अपने खेल पद्धति में शामिल करनी चाहिए। उधर रहीम की तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर्स ने लंग कैंसर बताया, जिसके बाद उन्हें आखिर में बॉम्बे के प्रसिद्ध टाटा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीने व्यतीत किए। इसके बाद 1964 में इंडियन टीम के नए कोच जब ब्राजील दौरे पर गए तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेनिंग रहीम 1950-1951 में अपनी टीम को दिया करते थे, वैसी ही ट्रेनिंग और टेक्निक्स ब्राजील अपने प्लेयर्स को 1965 में दे रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रहीम अपने समय से बहुत ही आगे थे। शायद दोस्तों भारतीय फुटबॉल के लिए इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती। दोस्तों, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर अभिनेता अजय देवगन मैदान नाम से फिल्म बना रहे हैं। हम सबको उम्मीद है कि ये फिल्म रहीम साहब और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के जोश को उसी तरह मैदान से उठाकर बड़े पर्दे पर हम सबके सामने लाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न फुटबॉल कहे जाने वाले रहीम साहब पर बनने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।